चलो भाई, अक्टूबर नवंबर 2023 वेरिएंट 42 हम लोग अपना वाला वेरिएंट कर रहे हैं भाई। तो जरा यहाँ पर देखते रहिएगा। अच्छा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि आप लोगों ने भाई क्वेश्चन को डिटेल से पढ़ना है और पहले आप लोगों ने एक मार्किंग स्कीम अपने पास डेवलप करनी है ताकि जब आप लोग आंसर लिखने बैठो तो आप लोगों को परेशानी ना हो। तो पहला क्वेश्चन जरा देख लेते हैं क्या कह रहा है। कहता है कि यार इवैल्यूएट द यूज ऑफ इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। कहता है कि यार मुझे इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस के हिसाब से बताएं, यानी कि ये आंसर आपका थ्योरी ऑफ डिमांड से लिंक कर लिया। ठीक है। कहता है कि इवैल्यूएट द यूज ऑफ इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस टू ड्राइव द डिमांड फॉर अ नॉर्मल गुड एंड डिमांड कर्व फॉर एन इंफीरियर गुड। इंतहाई बचकाना और इंतहाई फजूल सवाल है। मतलब ये वो क्वेश्चन है जो आपके फिंगर टिप्स के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे जरा आओ उसकी मार्किंग स्कीम को डेवलप कर लेते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है ना ये। क्वेश्चन नंबर 2, पहले तो आपको अपना पूरा इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस के बारे में बताना कि व्हाट इज इनडिफरेंस कर्व। इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस, यार indifference curve shows the combination of output that yield same level of satisfaction whereas the consumption bundle at which consumer operates is different as shown in the diagram below। डायग्राम बनाओ, एक्सप्लेन करो। अच्छा, अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ इनडिफरेंस कर्व की डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं। वो जो नॉर्मल गुड का बनता है और कॉम्प्लीमेंट, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये बनाने की जरूरत आपको नहीं। ठीक है। अच्छा, इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस का लिंक किसके साथ होता है? रैशनल कंज्यूमर। और रैशनल कंज्यूमर का लिंक किसके साथ होता है? ठीक है। तो ये तो आपके पास हो गया सिंपल बेसिक कहानी कि आपके पास इंडिफरेंस कर्व कैसे चल रहा होता है, इंडिफरेंस कर्व होता क्या है, कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन होता है, क्यों कॉन्वेक्स होता है, इक्वल चेंज रिप्रेजेंट करना होता है। मतलब वही जो आपको शुरू में जो हमने 1 महीना लगाया है थ्योरी ऑफ डिमांड पे, वही शुरू का इंट्रोडक्शन आपके पास आ जाए। ठीक है। अच्छा, लोगों के पास परफेक्ट नॉलेज है, ये सारी बातें आपको पता है। अब आपको ये भी पता है कि जब आप नॉर्मल गुड और इंफीरियर गुड यहाँ पे उसको बताने जाएंगे तो आप डायग्राम के अंदर एक इक्विलिब्रियम शो करते हैं। सवाल ये कि सर वो इक्विलिब्रियम कैसे आता है जहाँ पे बजट लाइन से वो टकराता है। तो अब यहाँ पे आ जाओ, डिफाइन बजट लाइन। अच्छा, एक चीज को बताना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बात यहाँ पे क्या है बेटा, आपके पास यहाँ पे आएगा एमआरएस और यहाँ पे आएगा पी एक्स ओवर पी वाई, एम यू एक्स ओवर एम यू वाई। जब वो इक्विलिब्रियम बनता है तो कैसे इक्विलिब्रियम बनता है? इक्विलिब्रियम के हिसाब से बताओ, जब डायग्राम आप लोग बनाएंगे तो इक्विलिब्रियम में आपने क्या बताना है? पूरी डायग्राम बनाने के बाद आपने उसको बताना है कि एम यू एक्स ओवर पी एक्स इज इक्वल्स टू एम यू वाई ओवर पी वाई। कैसे आ रहा है ये समझे? इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल, मतलब इक्वी मार्जिनल नहीं बताना, बट आपने ये बताना है कि आपके पास इक्विलिब्रियम ये बनता कैसे। ठीक है। अच्छा जी, फिर यहाँ पे आपकी कहानी अब स्टार्ट होगी कि यार नॉर्मल गुड और इंफीरियर गुड के हिसाब से हमारे पास मामला बनते कैसे। ठीक है। अब जब हम लोग नॉर्मल गुड और इंफीरियर गुड की बात यहाँ पे कर रहे होते हैं तो आपने रैशनैलिटी को भी कंसिडर करना है। रैशनैलिटी के बाद आप सिंपली यहाँ पे जंप करेंगे इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के। ये डिफरेंट बताना है इसकी डेफिनेशन। तो वो इंट्रोडक्शन है ना। इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट याद है डायग्राम्स कि एक आपके पास सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आता है, एक आपके पास इनकम इफेक्ट आता है, दोनों को जब ऐड करते हैं तो वो प्राइस इफेक्ट या फिर टोटल इफेक्ट बन जाता है। याद है? तो यहाँ पर दो कहानियों को आपने लेके चलना है। एक आपके पास आएगा नॉर्मल गुड, इनकी इनकी डायग्राम क्यों बनानी है, क्यों नहीं बनानी? नहीं, राइट, अलग 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 बनेगी। नॉर्मल की सेपरेट डायग्राम बनेगी, इंफीरियर की सेपरेट बनेगी। अब आप में से कुछ बच्चे क्या मिस्टेक करोगे, जब आप लोग 20 मार्क के क्वेश्चन में नॉर्मल और इंफीरियर का नाम पढ़ेंगे तो आप लोग इनकम कंजम्पशन कर्व बना देंगे। बेटा मेरी बात को समझो, इनकम कंजम्पशन कर्व आता था लास्ट अटेम्प्ट के हिसाब से 12 मार्क के क्वेश्चन में। क्या अब 12 मार्क का कोई क्वेश्चन है? नहीं। तो इनकम कंजम्पशन कर्व नहीं बनेगा। मैंने आपको जो इनकम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पढ़ाया था, कैसे पढ़ाया था? मैंने कहा था कि आईसीसी और पीसीसी को जब मैं ऐड अप करता हूं तो वो क्या बन जाता है? इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो दोनों इफेक्ट जो होगा ना इसके अंदर,
क्या जरूरत है सेपरेट बना के उसको वापस से वो लंबी तो करने की और बताने आपको की। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि प्राइस बढ़ा के बता रहा है, पूछ रहे हैं आपकी मर्जी है, देखो इसमें कुछ पूछा हुआ उसने कि प्राइस बढ़ रही है या प्राइस कम हो रही है। ओपन एंडेड है तो वो बनाओ जो इजी है। मेरे हिसाब से प्राइस डिक्रीज इजी होता है तो प्राइस डिक्रीज बना लो। सही है। तो टोटल यहाँ पे कितनी डायग्राम्स आपकी बन गई है? एक डायग्राम आपके पास आ गई ये। ठीक है। एक डायग्राम आपके पास आ गई ये। एक डायग्राम आ गई इक्विलिब्रियम की। एक डायग्राम आ गई नॉर्मल की। एक आ गई अच्छा, इन्फिनिटी। नॉर्मल और इंफिनिटी की डेरिवेशन की वजह से। डेरिवेशन की जरूरत है। नॉर्मल और इंफिनिटी की तो फाइनल डायग्राम बनती है, उनमें इनकम और सब्स्टिट्यूशन शो करता है, जी वही बनाए। जी 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 वही तो बात। अगर हम डेरिवेशन शो करें तो मतलब डेरिवेशन शो कर दो मसला नहीं है बट टाइम वेस्ट। सवाल लोगों को क्या है ना कि डेराइव ड्राइव डिमांड करना। तो तो कह रहे भाई आप जब उसको बता रहे हो कि ओवरऑल आपकी इनकम लेवल बढ़ रही है तो उससे डिमांड बढ़ेगी नॉर्मल में। जब आप उसको पूरा डिमांड कर्व इसका बना के दिखा रहे हो, इनकम अफेक्ट अलग शो कर रहे हो, सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट अलग शो कर रहे हो, तो बेटा सब आ गया ना उसके अंदर। ठीक है। हाँ अगर ज्यादा आपको वो हो रहा है तो नीचे एक बाईडी का लिंक शो कर दो, इनकम लेवल बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ रही है, खत्म आपकी। बेटा इक्विलिब्रियम की कौन सी डायग्राम बनेगी? बहुत अच्छा आपने मुझसे सवाल पूछ लिया। ये देखें, यहाँ पे आया आपके पास गुड वाई, यहाँ पे आया आपके पास गुड एक्स। ठीक है। ये आपके पास बजट लाइन आ रहा है। ठीक है, ए बी। इस पे आपके पास कोई ना कोई ऐसा इंडिफरेंस कर्व आ रहा होगा, आई सी। ठीक है। और ये आपका बन गया इक्विलिब्रियम, खत्म। यहाँ पे आप इतनी यूनिट ऑफ गुड एक्स ले रहे हो और आप इतने यूनिट ऑफ गुड वाई ले रहे हो। खत्म हो गई कहानी। समझे बात को? ये डायग्राम बनेगी आप और स्लोप में बस हम आगे फिगर करके दिखा इक्विलिब्रियम। देंगे इस डायग्राम में। फिगर करके स्लोप, प्रूव करेंगे। नॉर्मल स्लोप बताओ। कुछ शिफ्ट पिवट पिवट कुछ नहीं करना। बस हम कहेंगे इसका बेसिक डायग्राम बताओ, ये एक्चुअल पॉइंट है, ये अनअटेनेबल पॉइंट है, ये आपका पोटेंशियल पॉइंट है कि आप इतनी इनकम में इतना स्पेंडिंग कर सकते हो। फजूल लंबी नहीं करनी। अच्छा, मतलब बजट लाइन के अंदर एक पॉइंट को दिखाएंगे हाँ जो कि नॉर्मल हम लोगों ने बेसिक बचत लाइन की डायग्राम पढ़ी, समझे बात को? तो उसके ऊपर आपने मामला लेके चलना। अच्छा, अब वो आपसे कहता है कि यार ये बताओ कि हमारे पास डिमांड कर्व कैसे बनता है, नॉर्मल गुड का, इंफीरियर गुड का, यूजिंग क्या? इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो आपने ये सारी बातें तो बता दी कि इनडिफरेंस कर्व में क्या मामला चल रहे हो। अब जाहिर है क्रिटिसिज्म भी तो डालनी है आपने। क्रिटिसिज्म के लिए पूरा एक पन्ना मैंने आपको नोट्स में दिया हुआ है जिसमें 8-9 पॉइंट्स लिखे हुए कि इट इज हाइपोथेटिकल अप्रोच। दो कमोडिटीज को ले सकते हैं, ग्रुप के नहीं निकाल सकते। लोगों हम लोग अज्यूम करते हैं कि हर बंदे के पास परफेक्ट नॉलेज, जबकि रियलिटी में ऐसा और नहीं हर होता। कोई बंदा हर रैशनैलिटी बंदा नहीं रैशनल नहीं होता। समझे बात को? तो ये सारे पॉइंटर्स आपने बताने हैं। ठीक है। कंक्लूजन के अंदर आप मतलब इवैल्यूएशन एंड कंक्लूजन एक साथ चलेगा आपका। इवैल्यूएशन से होते हुए आप यहाँ पे कंक्लूजन में जाएंगे। और ये क्या है? अच्छा, इवैल्यूएशन में बेसिकली हम डिसएडवांटेजेस बता रहे हैं। जी, क्रिटिसिज्म ऑफ इनडिफरेंस कर्व थ्योरी। और ये सब आपको कहाँ पे मिलेगी? नोट्स। ठीक है। अच्छा, इसमें से भी 2-3 पॉइंट लिखना है ना, क्योंकि आंसर वैसे इतना लंबा दो हो गया तीन है। नहीं, अगर 9 पॉइंट मैंने वहां पे लिख के दिए हमें, कम से कम भी 4 से 5 पॉइंट दो। और इजी वाले, मतलब आप कम कम अल्फाजों में ज्यादा बातें एक्सप्लेन करो, ऐसे पॉइंट। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि पूरा पन्ना आपने यही पढ़ दिया कि जी इम्परफेक्ट नॉलेज होती है और इम्परफेक्ट से आप लोग दूसरे रास्ते निकल गए और आप मोनोपोली मोनोपोली में चले गए। जरा ख्याल रखिएगा इस चीज। ठीक है भाई? कोई टेंशन बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर इजी था मेरे हिसाब से, तो बहुत इजी था। कोई परेशानी? ऑनलाइन बेटा समझ गए? सर कंक्लूजन में सिर्फ डिसएडवांटेजेस लिखने हैं। बेटा डिसएडवांटेजेस के साथ आप ये बात ही बताएंगे कि ये एक बड़ी ही फजूल और बेकार सी अप्रोच है इंडिफरेंस पर, क्योंकि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। रैशनैलिटी जैसी कोई चीज रियलिटी में होती ही नहीं। सही है। तो आपने इन दी एंड अपनी ये बात पे अपने मामला को एंड करना। ठीक है। चलो हम लोग बढ़ेंगे अब क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3, the model of perfect competition is the ideal form of market structure because it is the most efficient. With the help of diagram, evaluate this statement. देखो जो मैंने आप लोगों को फतवा दिया हुआ है, एफिशिएंसी एंड मार्केट फेलियर हर साल टेस्ट होता है। अब लोगों को यहाँ पर आके ये लोग क्या समझेंगे कि ये मार्केट स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, हालांकि वो गलत नहीं समझ रहे। बट यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर का लिंक किसके साथ हो रहा है? तो भाई जरा आंखों को गौर से
खोल के पढ़ना सवाल ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब आए जरा इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 के हवाले से। कहता है कि यार परफेक्ट कंपटीशन जो है ना वो हमारे पास बेस्ट है, और इसी के हिसाब से हमारे पास ही मार्केट फेलियर वगैरह सच कुछ नहीं होता। ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन इज द बेस्ट। अब यहाँ पे आए जरा, बात करेंगे पहले एफिशिएंसी की। डिफाइन एफिशिएंसी, डिफाइन एफिशिएंसी। अब यहाँ पे दोनों एफिशिएंसी आएंगी, प्रोडक्टिव। सर प्रोडक्टिव क्यों डाल रहे हो आप यहाँ पे, क्योंकि किससे रिलेटेड सवाल है? परफेक्ट कंपटीशन यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर। तो जब भी मार्केट स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आप प्रोडक्टिव एफिशिएंसी के बारे में लाजमी बात करेंगे। ठीक है, प्लस डायग्राम्स। डायग्राम्स कौन कौन सी आएगी? प्रोडक्टिव की डायग्राम जो मैंने नोट्स में आपको बताई हुई है, एलोकेटिव की डायग्राम नोट्स में जो आपको बताई हुई है। ठीक है, ये सारी चीजें आपने यहाँ पर उसको, प्रोडक्टिव की किस तरह थी? LRAC, LRAC, ATC मिनिमम, दो तीन बताई थी ना, दो बताई थी आपको। एक्स एफिशिएंसी और एक्स इन एफिशिएंसी तो अलग है ना, वो तो इन एक्स एफिशिएंसी। इक्वल्स एमआर। MC इज इक्वल टू MR, MC इज इक्वल टू AR। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी में भी दो तरह की एफिशिएंसी होती है ना? डायनामिक होती है और एक प्रोडक्टिव होती है। एक होती है पैरेटो, पैरेटो एफिशिएंसी के बारे में भी आप बात करते पैरेटो हो। तो हम तीन दे लेकिन रहे वही बात है ना, क्यों उतना घुसना है भाई? भाई उतना पानी में जाओ जितना तैर सकते हो। ठीक है, ज्यादा आगे जाओगे डूब जाओ। ये सिंपल सा फंडा है, इसको लेके चलोगे पेपर निकल जाए। ठीक है, अब बात सुनो, ये आपने पूरी कहानी उसको बता दी। अब उसको आप लिंक करेंगे टाइम पीरियड के साथ, क्योंकि देखो परफेक्ट कंपटीशन के भी तो ऑब्जेक्टिव चेंज होते हैं ना। टाइम पीरियड, चलो टाइम पीरियड में बाद में जाते हैं, पहले आप यहाँ पे डिफाइन कर दो व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन प्लस कैरेक्टरिस्टिक्स। बेसिक डायग्राम यहाँ जरूर नहीं है। यहाँ पे भी जरूरत नहीं, परफेक्ट कंपटीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा भाई, जब परफेक्ट कंपटीशन और कैरेक्टरिस्टिक्स की आप बात कर रहे हो तो यहाँ पर आपने क्या बात करनी है? यहाँ पे आप बात करेंगे ओवरऑल होता क्या है, थाउजेंड ऑफ प्रोड्यूसर प्रोड्यूसिंग सेम गुड सेम क्वालिटी सेम प्राइस लेवल, इस तरह आपने पूरा उसको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अच्छा आप अब यहाँ पे आओ टाइम पीरियड पे, शॉर्ट रन लॉन्ग रन कंडीशंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, जहां पे आप ये बताएंगे कि वो थ्रू आउट MC इज इक्वल्स टू MR पे ऑपरेट करता है। तो क्यों करता है तो बताओ। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट क्या होता है, और ये कैसे निकलता है? क्या होता है भाई? MC इज इक्वल्स टू, बताएं कैसे निकलता है ये, किस तरह ये आंसर में हमारे पास आ रहा होता है। ठीक है, फिर एक लॉन्ग रन नॉर्मल प्रॉफिट। हाँ, ये बताना हमें कि डिजाइन कैसे होता है। परफेक्ट कंपटीशन में बताओगे तो सही ना, अगर मैं एक जगह पे खड़ा हुआ तो मैं क्यों खड़ा हूँ? क्योंकि वहाँ बताओगे पर ना, उस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट तो और ये बताओ डायग्राम बना के। ठीक है, फिर आप यहाँ पे बताएंगे लॉन्ग रन नॉर्मल प्रॉफिट। क्यों लॉन्ग रन नॉर्मल प्रॉफिट बनाते हैं भाई? अगर आप एफिशिएंसी की डायग्राम याद करें तो वहां पर एक डायग्राम थी लॉन्ग रन नॉर्मल प्रॉफिट, जहां पे दोनों एफिशिएंसी अचीव हो रही थी। आपके पास बेटा प्रोडक्टिव एफिशिएंसी भी आ रही थी और आपके पास दोनों आ रही थी, नॉर्मल प्रॉफिट है। नॉर्मल प्रॉफिट आ रहे थे। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर क्या हिसाब था? ATC इज इक्वल टू मिनिमम पे आप बैठे हुए थे, यानी कि AC इज इक्वल टू AR, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, नो प्रॉफिट नो लॉस। सही, तो ये तो हो गया आपका पूरा जो जनरल आंसर आप यहाँ पे लिखते हैं। और सर बेसिकली लॉन्ग रन नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है परफेक्ट कंपटीशन का, ये ऐसी जगह है जहाँ पे तीन ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं। तीन ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट में प्रॉफिट मैक्स को तो छोड़ो ना, एफिशिएंसी के हिसाब से बात करते हैं, दोनों अचीव हो। ठीक है, लेकिन अब आप जाएंगे इसके ड्रॉबैक्स पे। ड्रॉबैक्स हाउएवर, सर ये टाइम पीरियड वाला समझा दीजिए। शॉर्ट रन हो रहा है ना, शॉर्ट रन में क्या था? शॉर्ट रन में क्या था? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, सब नॉर्मल, लास्ट ऑपरेटिंग, है ना। उनकी डायग्राम भले ना बनाओ पर उनको आपने एक्सप्लेन करो। अब देखो क्वेश्चन में जहां तक मुझे याद है ना, इसने एक लफ्ज कहा था कि इट इज द मोस्ट आइडियल फॉर्म, इट इज द मोस्ट आइडियल फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। यानी कि यहाँ पर आप डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स के साथ भी उसको लिंक कर रहे हो, ऑल्टरनेट मार्केट स्ट्रक्चर्स। तो आप यहाँ पे सबसे पहले इसकी बात कर सकते हैं भाई, आप बोल सकते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन, अब उसको बताओ कि यार मोनोपोली के अंदर भी आपको अचीव हो रही होती है।
मोनोपोली के अंदर अगर गवर्नमेंट ओन मोनोपोली है तो वहां पर आपको अचीव होगी, लाजमी तो नहीं है ना कि आप सिर्फ हमेशा वहां पे एलोकेटिव इनएफिशिएंसी या प्रोडक्टिव इनएफिशिएंसी करते रहेंगे। मोनोपोली में आपको अचीव होती है, ठीक है। अपने अगर गवर्नमेंट की स्टेट हो, स्टेट और मोनोपोली हो, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी भी आपको अचीव होती है। प्लस बेटा मोनोपोली एक बड़ी खतरनाक एफिशिएंसी अचीव करता है, उसका नाम क्या है? डायनामिक एफिशिएंसी मोनोपोली को कैसे मिलती है? थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, थ्रू एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बताए ना ये बात, ठीक है। उसके बाद बेटा, क्या परफेक्ट कंपटीशन रियलिटी में एग्जिस्ट करती है? तो यार ये एक तरीके से आप समझ लो कि इट इज हाईली अनलाइकली दैट देयर इज अ मार्केट स्ट्रक्चर इन रियलिटी वेयर परफेक्ट कंपटीशन इज फॉलोड। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन की असम्पशन है ना, एवरीवन हैज परफेक्ट नॉलेज। क्या हर बंदे के पास परफेक्ट नॉलेज है? तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? नॉट एवरीवन हैज परफेक्ट knowledge. So there is always some degree of allocative inefficiency and asymmetric information. समझे बात को? ये बात आप उसको बताएं। उसके अलावा आप यहाँ पे क्या बात कर सकते हैं भाई? आप यहाँ पे उसको बोल सकते हैं कि यार रियल आउटपुट हमारे पास डिफरेंट होता है। देर इज नो सच प्रोडक्ट इन दिस वर्ल्ड कि हर बंदे की क्वालिटी सेम। अगर मैं अंडे की भी बात करूं, किसी का अंडा बड़ा है, किसी का अंडा छोटा है, किसी का अंडा खराब निकलता है, किसी का सही निकलता है। दूध की बात करूं, कोई साला ज्यादा पानी मिलाता है, कोई कम मिलाता है। ऐसा है कि नहीं है? देर इज ऑलवेज सम डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट्स। समझते हैं बात? तो फिर वो अगर ये बात कहता है कि यार क्या हम लोग एफिशिएंट होते हैं इन परफेक्ट कंपटीशन, तो आप कंक्लूजन में क्या लिखेंगे बताएं जरा। बेटा ऑनलाइन में आप लोगों की देखता हूँ चैट, मुझे 2 मिनट दो, मैं आंसर कंप्लीट कर लूँ फिर देखता हूँ। हम लोग कंक्लूजन में क्या लिखेंगे मेरी जान? जरूरी परफेक्ट कंपटीशन तो लाइक होता है efficient, लेकिन अगर जो डिजिटल मार्केट का प्रश्न जैसा मोनोपोलिस्टिक है, हाँ, तो वो भी लॉन्ग रन में जाके प्रोडक्ट को डिपेंड्स प्रोडक्ट अपॉन द को ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट एंड डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ प्राइवेट ओन्ड मोनोपोली, कि वो भी जाके हमारे पास एफिशिएंट हो सकते हैं। बट जहां तक बात है ओलिगोपोली मार्केट की एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, ये दोनों नहीं होते, ठीक है। तो इम्परफेक्ट में जो फर्दर दो आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर हैं, दे आर नीदर प्रोडक्टिवली एफिशिएंट नाइदर एलोकेटिवली एफिशिएंट। तो ये बात आप बट मोनोपोली इसलिए भी हो सकती है कि अगर उनको फॉर एग्जांपल ज्यादा कस्टमर्स को खुश रखना है या शेयर होल्डर्स को अट्रैक्ट करना है, तो दे कैन सीएसआर एक्टिविटीज। बिल्कुल ठीक है। सीएसआर एक्टिविटीज के अंदर क्या होता है? सोशल बेनिफिट आपका बढ़ता है, वेल इकोनॉमिक वेलफेयर लॉस आपके पास आता है, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ मैं जरा ऑनलाइन वालों की तरफ। इकोनॉमिक्स डिसइकोनॉमिक्स भी आएगा बेटा, इंट्रो में देने की जरूरत नहीं है। नहीं, इंट्रो में देने की जरूरत नहीं है। फातिमा का है सर इसमें मिस्टर डार्क की रीजनिंग देनी है। मिस्टर डार्क की रीजनिंग जरूरत नहीं है, एज सच रिक्वायरमेंट नहीं। देना चाहो तो दे सकते हो, वरना कोई ऐसा नहीं भी दो तो कोई इशू नहीं। मकरू है, मकरू का मतलब क्या है? कर लिया तो सवाब है, नहीं किया तो गुनाह नहीं, ठीक है। मकरू पॉइंट है। मोनोपोली में प्रोडक्टिव भी आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। बट वही बात है कि यहाँ पे आपको डायग्राम बना के इतनी लंबी नहीं करनी, सिंपल आप यहाँ पे आंसर रखें। और लेकिन एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन लास्ट में करना है, ठीक है। तो बेटा ये आपकी पूरी एमएस थी, आपका क्वेश्चन नंबर 4।